गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? द लंग्स टुगेदर विद द एयर बेस कंस्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स और जो एयरवेज है वो दोनों मिलकर क्या बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे जो मेजर फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन। दैट मीन्स कि टू टेक इन O2 एंड टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडली अगर देखते हैं तो इट्स अ प्रोसेस इन विच द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट वाया ब्लड टू टिश्यूज and cells, and CO2 produced thereof is again carried via blood to the lungs where it is expelled out. यानी जो लंग्स में जो एयरवेज के थ्रू ऑक्सीजन जाता है वो एक्सचेंज होने के बाद ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब कहाँ तक जाता है? टिश्यूज तक और सेल्स तक। अब टिश्यूज और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो फिर ब्लड ही के थ्रू लंग्स तक जाता है जहाँ वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन जो है ये 2 फेजेस में होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन से हम ये समझते हैं कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच वी टेक इन एयर और वी टेक इन ऑक्सीजन। ये जब हम सांस खींचते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम? इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन जो होता है इट्स अ प्रोसेस बाय विच वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीथ आउट है, यानी हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो एक्सपीरेशन कहलाता है। इंस्पिरेशन प्लस एक्सपीरेशन को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी फुल रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेटरी रेट आप लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल होता है 16 to 18 पर मिनट। और इसको अगर चेक करना है, हाउ टू चेक द रेस्पिरेटरी रेट, या टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट वॉल। आप चेस्ट वॉल का नंबर ऑफ एक्सपेंशन गिनिए और आपको वो मैनुअली जो है रेस्पिरेटरी रेट पता चल जाएगा। नहीं तो आपको पता करना है तो आपको कार्डियक मॉनिटर से ये कनेक्ट करने के बाद आपका वो रेस्पिरेटरी रेट बताता है। अब जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ एयरवेज देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ एयरवेज जो एक्चुअली शुरू होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल हुआ, उसके बाद नेजल कैविटी हुआ, नेजोफेरेंस हुआ, फेरेंस हुआ, लैरिंगोफेरेंस हुआ, लैरिंक्स हुआ, ट्रैकिया हुआ, ब्रोंकस हुआ एंड इट्स ब्रांचेस, ब्रोंक्यूल्स एंड इट्स ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्वियोलाई। तो ये जो एयर जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, सबसे पहले जो ब्रीद करते हैं इसी पैसेज को इसी ऑर्डर में लेंगे, ये कहाँ तक जाएगा? एल्वियोलाई तक जाएगा। तो एयर जो है जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं नॉस्ट्रिल से होता हुआ नेजल कैविटी, नेजोफेरेंस, फेरिंक्स, रेंजोफेरेंस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड इट्स ब्रांचेस, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वियोलाई क्या होता है जी? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज लाइंड बाय द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और वहाँ पर जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूजेज आउट। तो ऑक्सीजन जो होता है अंदर चला जाता है, ब्लड में घुलता है, मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिलीज होके बाहर चला जाता है। तो ये टोटल पार्ट्स ऑफ एयरवेज। देखिए अब ये हम जो फिगर जो देख रहे हैं ये क्या है? पेयर ऑफ लंग्स है ना, दोनों साइड में लंग्स है। ये लंग्स के जो बीच का हिस्सा होता है जिसमें आप हार्ट देख सकते हैं, ट्रैकिया देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? मेडियस्टिनम कहते हैं। दिस एरिया बिटवीन द 2 लंग्स, इसको हम क्या कहते हैं जी? मेडियस्टिनम। ये आप देख रहे हैं कि ट्रैकिया है। ट्रैकिया किस में डिवाइड किया? ब्रोंकस में डिवाइड किया है ना, जिसको जो प्राइमरी ब्रोंकस कहलाता है। प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड करता है, सेकेंडरी ब्रोंकस इनटू टर्शरी ब्रोंकस। ठीक है, जो ईच सेगमेंट ऑफ द लंग्स में इंटर करता है। उसके बाद फाइनली ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स
और उसके बाद एल्वियोलाई तक ये पहुंच जाता है। तो एल्वियोलाई का आप देख सकते हैं, है ना, ये कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है। यू कैन सी द एल्वियोलाई हियर विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है इट इज गोइंग इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये डिफ्यूज आउट बाहर हो रहा है, ठीक है। और ये जो आपका एल्वियोलाई है इट इज़ रिच इन कैपिलरीज। देखिए सब ब्लड कैपिलरीज है, तो ये ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है, ठीक। दीज आर द साइट्स ऑफ गैसेज एक्सचेंज। अब हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज इन करने के बाद एल्वियोलाई में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स और टिश्यूज में। तो हम देख रहे हैं कि दो फॉर्म में होता है, इन डिजॉल्व फॉर्म और दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व फॉर्म में वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मीन्स। ऑक्सीजन जो होता है डायरेक्टली डिजॉल्व करता है ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को ब्लड में, ये ब्लड से मिलने में। अब एक तो डिजॉल्व फॉर्म हो गया, यानी वो डायरेक्ट डिजॉल्व कर गया, घुल गया। अब एक दूसरा होता है बाय ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मैक्सिमम अमाउंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है बाय द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड टेम्परेचर एटसेट्रा। तो इस सबसे बड़ा रोल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कि मैक्सिमम जो आपको ये डिजॉल्व करता है या कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंडेंट है। अगर हम इसका ग्राफ अगर हम देख लें तो इस तरह से होता है, देखिए जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ता है तो सैचुरेशन मेरा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक थोड़ा सा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30-40 mm/Hg होने के बाद ये देखिएगा ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, ठीक है। ये आपको 80 से 100 mm/Hg पहुँचने पर आपका ब्लड जो है 100% सैचुरेटेड हो जाता है, 100% सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 पर भी है तो यू विल गेट द सैचुरेशन बिटवीन 90 to 100%। लेकिन अगर ज़्यादा कम हो गया PO2 तब आपका सैचुरेशन लेवल जो है वो घटने लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका 70 से लेकर 100 mmHg तक आपका पार्शियल प्रेशर होगा तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 90 to 100 डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यही है इम्पॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। तो ये 3 तरह से पहुंचता है, 3 फॉर्म में, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिलो कंपाउंड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली डिसॉल्व कर जाता है ब्लड में और वो
लंग्स तक कैरी हो जाता है, जहाँ पर लंग्स से फिर वो ब्लड से वो डिफ्यूज आउट कर जाता है। ये फिर दूसरा फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमिनो कंपाउंड्स। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अमीनो ग्रुप से रिएक्ट करके कार्बोमिनो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। वे अगेन इन द लंग्स CO2 इज रिलीज्ड। तो लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स होता है। इसके फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ऑलमोस्ट जो होता है 65 to 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मीन्स। ये टिश्यूज और सेल्स के बाद जब ब्लड से ऑक्सीजन लोडेड ऑफ हो जाता है, यानी आरबीसी से बाहर निकल गया, CO2 जो है इट डिफ्यूजेज इनटू द आरबीसी। CO2 जो है ये आरबीसी में डिफ्यूज कर जाता है, जहाँ पर आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये जब बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो होता है बाइकार्बोनेट वो रिलीज हो जाता है ब्लड में, लेकिन कुछ स्मॉल पोर्शन जो बाइकार्बोनेट रहता है वो आरबीसी प्रेजेंट रहता है। इसके बदले में SCO3 निकलने के बदले में आरबीसी के अंदर एक क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग होता है, जिसको हम क्लोराइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कुछ हम वेंटिलेशन बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है, जो हम एक क्वाइट रेस्पिरेशन में एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली अराउंड 500 ml ऑफ एयर होता है। तो टाइडल वॉल्यूम ब्रोंकियल आस्थमा एम्फाइसीमा जैसे बीमारी में क्या होता है, घट जाता है। अब आइए दूसरा वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन अबव द नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो हम एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के अलावा कितना और ज़्यादा एयर को हम लंग्स में ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अराउंड 2-3 लीटर ऑफ एयर होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे आइए। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड अबव द नॉर्मल एक्सपिरेशन। यानी हम जब सांस छोड़ते हैं, इसके अलावा हम और कितना एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज अबाउट 1.2 लीटर्स। अब जो एक दूसरे है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम में ये कहना है हमको कि हम मतलब एक एक्सपीरेशन करने के बाद भी पूरा लंग से पूरी हवा को नहीं निकाल सकते, कुछ न कुछ हवा जो है वो अंदर रह ही जाता है। दैट इज अबाउट 1 लीटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब आइए टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी कंटेन्ड इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। यानी हम पूरे जोर से जो सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स में कितना एयर की कैपेसिटी टोटल है, उसको हम क्या कहते हैं, सांस लंबी सांस खींचने के बाद टोटल लंग की कैपेसिटी हो जाती है, उसको हम टोटल लंग वॉल्यूम कहते हैं। दैट इज कम्स टू अबाउट 5 to 5.5 लीटर्स। ये तो हुआ एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी, जो हम इसमें ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डालेंगे। वाइटल कैपेसिटी इज़ द, ये जो होता है सबसे मेजर और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेंटिलेटरी बाउंड्रीज होता है, जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में काम आता है। तो वाइटल कैपेसिटी का क्या होता है, मतलब कि जो हम एयर को खींच के हम मैक्सिमम एयर खींच के हम मैक्सिमम एयर कितना बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर टेकिंग इन मैक्सिमम इंस्पिरेशन। यानी ज़ोर से सांस लेके कितना ज़ोर से हम
पूरी हवा को बाहर एक बार में निकाल देते हैं, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब तो एक हुआ ये वाइटल कैपेसिटी, इसके अलावा टाइम वाइटल कैपेसिटी है। जैसे आप भी एक वर्ड सुना होगा FeV1, है ना, ये FeV2। तो ये वाइटल कैपेसिटी जो होता है टाइम कि मतलब कि हम 1 सेकंड में ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड हम मैक्सिमम हवा हम कितना निकाल सकते हैं, या 2 सेकंड में हम मैक्सिमम हवा कितना बाहर कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ टाइम वाइटल कैपेसिटी। और ये जो FeV1 होता है या FeV2 होता है, ये ब्रोंकियल आज़मा में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्रोंकियल आज़मा में होता क्या है, इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस है ना, ये इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से हम जो है ब्रीद इन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, और या कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपरली हम छोड़ नहीं सकते। तो ये रिडक्शन ऑफ FeV1 इज एन इंडिकेटर ऑफ ब्रोंकियल आज़मा, है ना। जिसको माइल्ड होगा उसका माइल्ड FeV1 रिड्यूस होगा, जिसको सीवियर ब्रोंकियल आज़मा होगा उसका FeV1 ग्रेटली रिड्यूस्ड होगा। इसके अलावा किसी का भी मतलब मान लीजिए कि FeV1 मोर और लेस नॉर्मल है, दैट इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल आज़मा। ब्रोंकियल आज़मा से जब सफ़र नहीं कर रहा है तो FeV1 नॉर्मल है, लेकिन ब्रोंकियल आज़मा को प्रिसिपिटेट करने से कुछ घंटे पहले क्या होता है, FeV1 क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो अगर PFT कर रहे हैं, उसको ब्रोंकियल आज़मा नहीं है, हम देख रहे हैं कि FeV1 रिड्यूस है, दैट इज़ from that we can say that is likely to again suffer from the attack of bronchial asthma. ठीक है, maximum amount of air that can be breathed in. How? After deep maximum inspiration, यानी मैक्सिमम सांस खींचने के बाद हम कितना ब्रीथ मैक्सिमम आउट कर सकते हैं, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। जनरली 4.5 to 5 लीटर होता है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जो है एज पर, सेक्स पर, लंग डिजीजेज, एथलीट्स में ये सब पर वेरी करता है। एज में क्या होगा, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वाइटल कैपेसिटी घट जाएगा। मेल्स में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। लंग डिजीज में वाइटल कैपेसिटी घट जाता है। ठीक है, एथलीट्स में वाइटल कैपेसिटी बढ़ावा मिलता है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी के बाद, ट्रेनिंग के बाद इसमें वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। पोस्ट वाइटल कैपेसिटी टाइम डिपेंडेंट वाइटल कैपेसिटी मीन्स इट इज अ टाइम डिपेंडेंट वाइटल कैपेसिटी। अगर वाइटल कैपेसिटी फर्स्ट सेकंड को हम क्या कहते हैं, FeV1, सेकंड में FeV2। ठीक है, तो अगर FeV1 में रिडक्शन आ गया तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रोंकियल आज़मा, और इट कैन इवन बी रिड्यूस्ड इन अदर लंग डिजीजेस, एम्फाइसीमा हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, उस सब में। फिर ये जो FeV1 बाई FeV2 जो रेशियो जो देख रहे हैं, इसका भी ये जो पैरामीटर्स है ये भी अगर कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स लंग डिजीजेस। तो ये सब इसको करने के लिए हम लोग स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, और PFT में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप लोग सभी कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ आज़मा का नाम सुना होगा। आज़मा इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज ऑनसेट ऑफ डिस्निया, है ना। डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस होने लगता है ना, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो ये सिर्फ आज़मा से आप लोग समझते होंगे कि ये सिर्फ लंग डिजीज से एसोसिएटेड है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है ना। आज़मा की कारण से हो सकता है, ठीक है। ब्रोंकियल आज़मा दैट वो जो है लंग से एसोसिएटेड होगा, कार्डियक आज़मा ये हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड होगा, रेनल आज़मा ये होगा किडनी डिजीज से एसोसिएटेड।
तो कोई भी आदमी ब्रेथलेसनेस लेके आता है, डिज़निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो हम लोग को तीनों पॉइंट पर चेक करना चाहिए, तो रूल आउट कार्डियक आजमा या रेनल आजमा। ठीक है, तो आजमा के लिए आप क्या क्या टेस्ट कराइएगा? रेनल फंक्शन टेस्ट कराइएगा, कराना ही बस कराना है। कार्डियक का ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी कराना है, और ब्रोंकियल अगर ये सब नॉर्मल है तो आप तब यू कैन गो टू द डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल। ठीक है, तो कोई भी आजमा को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये ब्रोंकियल रिलेटेड ही हो या लंग इन्फेक्शन ही हो, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग। ब्रोंकियल आजमा भी हो सकता है, कार्डियक आजमा भी हो सकता है, रेनल आजमा भी हो सकता है। रेनल फंक्शन टेस्ट और कम से कम इसमें ईसीजी करके देख लेना चाहिए टू रूल आउट ये दोनों चीज़, है ना। तब हम वी कैन गो टू द डायग्नोसिस ऑफ द ब्रोंकियल आजमा। तो ब्रोंकियल आजमा में होता क्या है? ब्रोंकियल आजमा इज अ पैरोक्सिस्मल ऑनसेट ऑफ डिज़निया है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग। तो ब्रोंकियल आजमा मतलब अचानक ऑनसेट होता है, मतलब कि ये डिज़निया जो होता है, ब्रेथलेसनेस जो होता है, अचानक आता है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत परेशानी पैदा होती है, और उसमें व्हीजिंग साउंड सुनाई पड़ता है चेस्ट से, है ना, व्हीजिंग साउंड। तो अब ब्रोंकियल आजमा में हम लोग ये क्या क्या कॉजेज़ होता है? एक तो जनरली एलर्जिकल कॉज इज़ द मोस्ट ऑब्वियस कॉज। तो जो एलर्जिकल कॉज है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज होता है। तो ब्रोंकियल आजमा में हम लोग जो मेडिसिन जनरली यूज़ करेंगे वो यूज़ करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। आप जो देख रहे थे, हम जो पढ़ाए थे आपको ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें हम जो एयरवेज की बात कर रहे थे, तो द एयरवेज पर्टिकुलरली द ब्रोंकियोल्स आर लाइंड बाय द स्मूथ मसल्स। ये आपको एयरवेज में स्मूथ मसल्स होता है, पर्टिकुलरली ब्रोंकियोल्स में ज़्यादा स्मूथ मसल्स होता है, वो ज़्यादा नैरो होता है। तो अगर एलर्जिकल कोई कंडीशन आया जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज हो गया, उस कंडीशन में आपको ब्रोंकियल आजमा शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या देंगे? ब्रोंकोडाइलेटर दिया जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर वैसा ड्रग्स होता है जो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करता है। हमारा जो ये स्मूथ मसल्स है, ये रेस्पिरेटरी एयरवेज में, उसमें बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स लगा रहता है। तो अगर हम बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे या उसका एगोनिस्ट ड्रग्स देंगे तो ब्रोंकस जो है डायलेट करेंगे। ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स एंटीबायोटिक्स आर जनरली यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल आजमा। ठीक है, उसके अलावा ये एक दूसरी बीमारी होती है COPD, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और इम्फीसीमा, ये दोनों डिजीज एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जिस आदमी को इम्फीसीमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा उसको COPD होगा। ठीक है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी क्या होता है? डिज़निया होता है, कफ होता है। ठीक है, इसके अलावा व्हीजिंग साउंड सुनाई पड़ेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल वैल्यूज है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें चेंजेस आता है ना। तो ये सब इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज जनरली एसोसिएटेड विद इम्फीसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो COPD तो ये अब जैसे नाम सुन रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो ये धीरे 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 बढ़ता जाता है ना, गेट्स वर्स ओवर द ईयर्स। और लास्ट में क्या होता है? पल्मोनरी फंक्शन जो है पूरा मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो COPD में और इम्फीसीमा में लगभग एक तरह का ही चीज़ है। तो इम्फीसीमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ऑलवेज गिव राइज टू COPD। तो COPD में जहाँ तक हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट
का यूज़ हो सकता है, वो यहाँ पर पोस्चरल ड्रेनेज जो है बहुत ज़्यादा काम में आता है। पोस्चरल ड्रेनेज या चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी से क्या होता है, वी आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ परकशन, वाइब्रेशन, शेकिंग टू लूजन द सिक्रीशंस ऑफ द लंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट पोस्चर पर पेशेंट को लेटा के, है ना, ये आपका जो स्पूटम है या जो लंग्स में सिक्रीशन है उसको लूज करके हम उसको एक्सपेल्ड आउट करवाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लंग्स में 10 सेगमेंट्स होता है, राइट लंग्स में भी, लेफ्ट लंग्स में भी। तो ये सब हर सेगमेंट्स के लिए अलग अलग पोस्चर होता है। ठीक है, एपिकल सेगमेंट्स के लिए अलग सेगमेंट्स होगा, है ना, या ये बेसल सेगमेंट्स के लिए अलग होगा, लैटरल सेगमेंट्स के लिए अलग होगा, मीडियल सेगमेंट्स के लिए अलग होगा। तो हर सेगमेंट्स के लिए अलग अलग पोस्चर होता है। उस पोस्चर पर लेटा के उसको वाइब्रेशन, शेकिंग करके उस सेगमेंट से हम जो सिक्रीशंस को ड्रेन आउट करते हैं उसी को हम पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं। तो COPD में अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन्स, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज जो होता है ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है।